हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 40 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिसूचना। अधिसूचना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। आप उच्चारण करके चेक कर सकते हैं, जब स्वर का आप लोग उच्चारण करेंगे तो उसमें वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कंठवर्ण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कंठवर्ण दिया गया। कंठवर्ण का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है और कंठ से जिनका उच्चारण होता है वह पूरा का पूरा यहाँ पे क वर्ग है। क वर्ग में 5 वर्ण है, पांचों के जो उच्चारण स्थान है वह कंठ ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अ भी है, आ भी होता है, उसके बाद ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये सब कंठवर्ण है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में बी को चूज करें वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तालव्य ध्वनि आपसे पूछा जा रहा है। जो यहाँ पर देख लेते हैं फास्ट वे में। जैसे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले होता है कंठ होता है, उसके बाद यहाँ पर होता है तालु होता है, कंठ तालु, उसके बाद मूर्धा होता है, उसके बाद दंत होता है और लास्ट में आपका होता है ओष्ठ। और जो यहाँ पे कंठ होता है, कंठ जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है उसमें पूरा का पूरा क वर्ग आ जाता है और इसके बाद यहाँ पे तालु में च वर्ग आ जाएगा। पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान तालु ही होगा और उसके बाद यहाँ पे मूर्धा में ट वर्ग आ जाएगा और यहाँ पे जो दंत है उसमें त वर्ग आ जाता है और ओष्ठ में आपका आ जाता है प वर्ग। इसी के साथ साथ देखेंगे जैसे यहाँ पे जो कंठ है इसी में अगर स्वर की बात किया जाए तो इसमें अ और आ आता है। इसके बाद देखेंगे जो च वर्ग है इसी के साथ साथ देखेंगे ई और बड़ी ई आता है और जो ट वर्ग होता है उसी के साथ री आता है और जो यहाँ पे त वर्ग रहता है उसके साथ ली आता है। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका प वर्ग होता है उसमें ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो स है, यहाँ पर जो यहाँ पे सलजम वाला स है, उसके बाद यहाँ पे ख है और स, यह इनके साथ आते हैं। य र ल व भी इन्हीं के साथ आते हैं। तो इसको यहाँ से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे जो तालु वाला है उसी में आपका यहाँ पे जो य स दिया गया है यह तालव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा यही हो जाएगा आपका। इसके साथ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर है वह सी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्वर संधि आपसे पूछा जा रहा है तो भोजन धन आलय, अ और आ का मेल होकर के यहाँ पे क्या हो रहा है कि दीर्घ हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है भोजनालय शब्द में। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। जो बैलगाड़ी इसी को रेखांकित किया गया और इसी में समास पूछा गया तत्पुरुष होगा। सी वाला राइट आंसर है। अगला कि हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से जो रेखांकित शब्द है वह क्या है? इसमें रेखांकित जो किया गया बेसिकली प्र को किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग हो जाएगा। यह उपसर्ग है। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम राम अनर्थ हो गया, रेखांकित शब्द के यहाँ पे प्रकार बताना है। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे घृणाबोधक हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो अमूल्य शब्द दिया गया यह तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे घृत, यह घी का यहाँ पे तत्सम है और दूध का यहाँ पे जो तत्सम होता है दुग्ध होता है। बाकी यहाँ पे अतिन भी आपका क्या है, यह भी आपका तत्सम शब्द ही है।
लेकिन यहाँ पे आंसू, आंसू क्या है, तद्भव, क्योंकि इसका यहाँ पे जो तत्सम होता है वह अश्रु होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे तद्भव पूछा गया, तद्भव डी वाले में है आंसू। अगला है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चंदर शब्द दिया गया है, यह अर्ध तत्सम है, तो सी वाला राइट आंसर है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पैमाना शब्द है, पैमाना फारसी शब्द नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जैसे मलिदा हो गया, इस्तीफा, तनख्वाह, यह फारसी शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में जो सुहावना है शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है। सुहावना क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह जो शब्द दिया गया उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह से बिल्कुल निश्चित हो जा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, तो ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण को पहचानिए, तो इसका क्या आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित शब्दों से विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पांचवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह काम नहीं करता है, जो नहीं शब्द दिया गया यही अव्यय हो जाएगा। अव्यय का मतलब होता है जिसपे लिंग वचन का प्रभाव न पड़े, तो इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला कि कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जो सुंदर है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है, यह विशेषता बता रहा है। सुंदर क्या कर रहा है, विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिर्फ एक काम रह गया, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो सिर्फ दिया गया है यह क्या है, सिर्फ आपका निपात है, निपात शब्द होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि अनल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनल जो है यह देखेंगे आपका यहाँ पे जो आग होता है, जो अग्नि होता है, उसी का पर्यायवाची शब्द है, तो सी वाला राइट आंसर है। अनल आग का है, बाकी यहाँ पे अनिल का इसी के साथ पूछा जाता है, तो अनिल आपका हवा का होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। आज अमावस्या रेखांकित शब्द का सटीक विलोम है, अमावस्या का आपसे विलोम पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका नीरज और नीरद दिया गया है। युग्म शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नीरज नीरद, यह दोनों शब्द एक दूसरे से मिल रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि युग्म शब्द लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, एक ही शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोगिनी बोला जाएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको वियोगिनी कहा जाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि आपके भरोसे पर हो, रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है विषयवाचक शब्द, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। को यहाँ पे से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म में क्या होता है, कर्म में जो यहाँ पे परसक रहता है वह को रहता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। करण में से रहता है, बाकी यहाँ पे संप्रदान में देखेंगे के लिए का यूज होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है कि वधु का बहुवचन रूप होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वधु का हो जाएगा वधुएं, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो क्रिया है वह भाव के अनुसार लग रही है, तो यहाँ पे भाववाच्य, ए वाला राइट आंसर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वह आए तो मैं आ जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेतु मद भविष्यत काल, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है रीति का वचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रीतियाँ हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है।
रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो रीतियां हो जाएगा, जो कि सी में है, सी राइट आंसर है। 29 नंबर का प्रश्न है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। यहाँ पे जो और शब्द लगा है, और शब्द से ही आप लोग पहचान सकते हैं कि जो और आता है वह संयुक्त वाक्य में होता है, तो सी वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य है। दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो इच्छार्थक वाक्य है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, गुजर गई है दिया गया है, तो गलती किस में होगी, बिल्कुल लास्ट वाले में होगी, जो कि दिया गया है। गुजर गई है नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, गलती इसी में है, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है, अशुभ और बुरा दिया गया है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। जो यहाँ पे बराबर दिया गया है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं, जिसको आप लोग बराबर के नाम से जानते होंगे, उसी को तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला कि संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, यहाँ से जो संयोजक चिन्ह होता है उसी को यहाँ पे सामासिक चिन्ह भी बोला जाता है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला कि गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लालच होना। मुंह में पानी आना इसका मतलब है लालच होना, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सवै दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो टाइम होता है, जो आपका समय होता है वह परिवर्तनशील होता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनिर्वचनीय हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय। और इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर रहेंगे तो आपको मनपसंद सरकारी कॉलेज मिलेंगे। और यूपी वेद में बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं, जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न होता है। 50 प्रश्न में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछ दिया जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न आएंगे और लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न रिपीट होते हैं। तो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर आप लोग पढ़िए। आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का पेपर, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज डालना है, यूपी वेद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करेंगे। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो जल का यहाँ पे जो समानार्थी शब्द है वह पानी होता है, नीर होता है, अम्ब होता है, लेकिन नल नहीं होगा, नल ही पानी का यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी में नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पश्चिमी हिंदी है उसमें देखेंगे यहाँ पे बुंदेली, कनौजी, बांगरू तो आता है, लेकिन बघेली नहीं आएगा। बघेली हो गया छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी में आता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 18 हो जाएगा। हिंदी भाषा में 18 बोली है, तो सी वाला राइट आंसर है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।